नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे प्रयोजन मूलक हिंदी, वर्गीकरण, विशेषताएं व इसकी सीमाओं के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएं और स्वरूप हम इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो आज हम आइए जानते हैं वर्गीकरण, विशेषताएँ और सीमाओं के बारे में। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं वर्गीकरण की। अगर हमारी जो प्रयोजन मूलक हिंदी है उसका वर्गीकरण अगर हम करें तो इसके लिए हम इसे 5 भागों में बांट सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कार्यालय हिंदी। वर्गीकरण से तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि किन किन क्षेत्रों में प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग किया जाता है या किस किस वर्ग में इसे विभाजित किया जा सकता है। तो सबसे पहले है कार्यालय हिंदी। कार्यालय जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कार्यालय के कार्यों के लिए जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है उसे कार्यालय हिंदी कहा जाता है। जैसे शासन और प्रशासन के कार्य या अन्य विभिन्न कार्यालयों में अनेक कार्यालय हो सकते हैं, चाहे वो सरकारी है, चाहे वो प्राइवेट है, निजी कार्यालय हैं। यानी कार्यालय के क्षेत्र अंतर्गत जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है वो कार्यालय हिंदी कहलाती है। दूसरा जो हमारा वर्गीकरण है वो है व्यावसायिक हिंदी, यानी व्यवसाय के क्षेत्र में और इसके साथ साथ बैंकों में या वाणिज्य के क्षेत्र में जिस हम कह सकते हैं बैंकों और व्यापारिक कार्यों के लिए जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है उसे व्यावसायिक हिंदी कहा जाता है। तीसरा जो है तकनीकी हिंदी, यानी तकनीक विषयों से जुड़े हुए जो हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तकनीकी हिंदी। जैसे इंजीनियरिंग में देख सकते हैं हम हिंदी का प्रयोग, रसायन शास्त्र के लिए हिंदी का प्रयोग, भौतिक शास्त्र के लिए या चिकित्सा आदि में जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है उसे तकनीकी हिंदी कहते हैं। उसके बाद है चौथा जो हमारा पॉइंट है जनसंचारी हिंदी, यानी जन संचार के जो साधन हैं उनके लिए जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहेंगे, जनसंचारी हिंदी। इसमें दृश्य और श्रव्य मीडिया, यानी दृश्य जैसे जिसमें हम देखते हैं जैसे टीवी है, श्रव्य यानी जो सुनते हैं जैसे रेडियो है। तो यहाँ पर दृश्य और श्रव्य दोनों ही प्रकार के मीडिया के साथ साथ समाचार पत्र पत्रिकाओं में इस हिंदी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है समाजी हिंदी। देखिए, समाजी हिंदी कहाँ पर प्रयोग की जाती है, सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा, यानी जो समाज में रहते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, अनेक ऐसी संस्थाएं बनी होती है जो सामाजिक कार्य करती है, तो उनकी हिंदी अलग प्रकार की होती है। वो अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं और ये सामाजिक कार्यों के लिए या राजनीतिक क्षेत्र में इस हिंदी का प्रयोग किया जाता है। यानी हिंदी के उद्देश्य के क्षेत्र के आधार पर हम हिंदी का वर्गीकरण यहाँ पर कर रहे हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य का क्षेत्र क्या है। अगर कार्यालय में हमें हिंदी का प्रयोग करना है तो वो कार्यालय हिंदी होगी। अब कार्यालय की हिंदी का प्रयोग हम तकनीकी हिंदी में नहीं कर सकते और तकनीकी हिंदी में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनका प्रयोग हम कार्यालय हिंदी में नहीं कर सकते, इसीलिए इनका अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। यानी जहाँ पर कार्यालय में जैसे किसी बड़े अधिकारी को कोई फाइल भेजनी है, कोई पत्र भेजना है, ऐसे जो हिंदी का प्रयोग है उसका उद्देश्य अलग है, यानी उसका प्रयोजन अलग है, तो वो कार्यालय हिंदी कहलाती है। ऐसे ही व्यवसाय के क्षेत्र में हम व्यवसाय के क्षेत्र में उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते जो हम कार्यालय में करते हैं। तो व्यवसाय के क्षेत्र में अपने प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए जैसे बैंकों में या व्यापारिक कार्यों में अपने प्रयोजन को या उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, व्यावसायिक हिंदी कहते हैं। तकनीकी विषयों से जुड़ी हुई हिंदी अलग प्रकार की होती है। जैसे इंजीनियरिंग विषयों को पढ़ने के लिए, रसायन शास्त्र को पढ़ने के लिए, भौतिक शास्त्र को जानने के लिए या चिकित्सा आदि के जो शब्द हैं वो अलग प्रकार के होते हैं, तो उसे तकनीकी हिंदी के अंतर्गत रखा जाता है। जो जनसंचारी यानी जनता में संचार करना, अपने विचारों को पहुंचाना, वहाँ पर हिंदी के जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो उस प्रयोजन को ध्यान में रखकर किया जाता है, तो उसे जनसंचारी हिंदी कहा जाता है। इसी प्रकार सामाजिक हिंदी को आप परिभाषित कर सकते हैं। तो ये क्या है, प्रयोजन मूलक हिंदी का वर्गीकरण। अब प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषताएं जानते हैं कि इसकी क्या खासियत है
जिससे कि इसका प्रयोग किया जाए। देखिए सबसे पहले तो क्या है, प्रयोजनीयता, यानी हमारे उद्देश्य को पूर्ण करती है। हमारा उद्देश्य जिस भी विषय से जुड़ा हुआ है, जैसा कि हमने पीछा किया, चाहे वो कार्यालय से जुड़ा हुआ उद्देश्य है, व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, तकनीक से जुड़ा हुआ है, जनसंचार हमें करना है, या समाज में हमारे विचारों का प्रचार प्रसार करना है, तो ये जो अलग अलग विषय हैं इनको ध्यान में रखकर हम अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए इनका प्रयोग कर सकते हैं। यानी क्षेत्र के अनुसार हम इस हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं कि हमारा क्षेत्र क्या है और उस क्षेत्र में किस प्रकार के शब्दों की हमें आवश्यकता होगी, वो उद्देश्य हमें प्रयोजनमूलक हिंदी से पूर्ण होता है। उसके बाद है वैज्ञानिकता। देखिए जो हिंदी भाषा है ये एक वैज्ञानिक शब्दावली है, यानी वैज्ञानिकता पर आधारित है। इसमें जिन भी स्वरों या व्यंजनों की हम इसमें प्रयोग करते हैं वो हमारे उद्देश्य को पूर्ण ही नहीं करते बल्कि वैज्ञानिक रूप से पूर्ण करते हैं। यानी इसमें बोलने और लिखने के लिए वैज्ञानिकता है। जो हम बोलेंगे, चाहे वो स्वर है चाहे वो मात्राएं हैं, वो वैसे ही लिखी जाती है। यानी एक वैज्ञानिक शब्दावली है। जो हिंदी है ये वैज्ञानिक शब्दावली है। इसके स्वर और व्यंजन पूर्ण रूप से वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। इसीलिए ये वैज्ञानिकता से परिपूर्ण होने के लिए हम इसके शब्दों का सही ढंग से उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जैसा हम बोल रहे हैं वैसा ही हम इसे लिख भी सकते हैं। उसके बाद है सामाजिकता। देखिए सामाजिकता में अगर हम ध्यान दें तो हिंदी हमारे देश की एक ऐसी भाषा है जिसे लगभग सभी प्रकार के समाज और वर्गों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो हमारी सामाजिकता को पूर्ण करने के लिए जो हमारी समाज से जुड़ी हुई आवश्यकताएं हैं, चाहे वो समाज सुधार की बात है या समाज में अनेक जो संस्थाएं कार्य कर रही है उनकी अगर देखें, या फिर इसके अलावा जो अन्य राजनीतिक क्षेत्र के कार्य हैं, यानी समाज के विकास के लिए हम जिस भाषा का सर्वसम्मति से प्रयोग कर सकते हैं वो विशेषताएं सभी किसमें है, हिंदी भाषा में है। उसके बाद है भाषिक वैशिष्ट्य। भाषिक वैशिष्ट्य से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, जो हिंदी की शब्द रचना, पद रचना या वाक्य रचना है वो पूर्ण रूप से शुद्ध है। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो वैज्ञानिक है वो इस तकनीकी जो शब्दावली है इसके परिभाषित शब्दों को निर्धारित करने में निरंतर प्रयासरत हैं। तो यहाँ जो हिंदी भाषा है उसकी अपना एक विशेष महत्व है। तो ये क्या है, विशेषताएं हैं जो प्रयोजनमूलक हिंदी को अलग करती है या हमारे कार्य के उद्देश्य को पूर्ण करने में सक्षम बनाती हैं। इसके बाद है सीमाएं। देखिए किसी न किसी चीज़ की कोई ना कोई सीमाएं होती है, अर्थात उसमें कुछ न कुछ कमियां भी रहती हैं। उसी प्रकार जो प्रयोजनमूलक हिंदी है ये वैज्ञानिक व तकनीकी के ध्रुव शब्दों का प्रयोग इसमें किया जाता है। यानी इसमें जो वैज्ञानिक और तकनीकी शब्द हैं वो कैसे हैं, वो कठिन शब्द हैं, अर्थात मुश्किल से उसका उच्चारण किया जाता है। दूसरा, हम इनका प्रयोग कम करते हैं इसीलिए ये हमें कठिन लगते हैं। इनका हमारे यहाँ पर हमारे समाज में या हमारे दैनिक जीवन में इनका प्रयोग कम है, इसीलिए जो इनके तकनीकी शब्द है वो हमारे लिए कठिन शब्द प्रतीत होते हैं। दूसरा है अनुवाद के कारण क्लिष्टता। जब हम इसका पूर्ण रूप से अनुवाद करते हैं तो अनुवाद प्रक्रिया के कारण हमें इसमें कठिनाई का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि जो हिंदी है उसके जो कर्ता है, कर्म है या क्रिया है, उसके लगाने का तरीका अलग होता है। और उसका अगर हम इंग्लिश में अनुवाद करते हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या वर्ब का तरीका थोड़ा बदल जाता है। तो इसीलिए इसमें अनुवाद के कारण कठिनाई का अनुभव भी होता है। दूसरा, नई परिभाषित शब्दावली का निरंतर विस्तार हो रहा है और उसके साथ लगातार जुड़े रहना भी थोड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि उससे क्या होगा, नए शब्दों का आगमन होगा और उन नए शब्दों के साथ जुड़ने में हमें थोड़ा समय लगता है। इसीलिए जो नई परिभाषित शब्दावली है उसका निरंतर विस्तार हो रहा है, परंतु उनको हमारे दैनिक जीवन में शामिल करने में भी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ये कुछ सीमाएं हैं प्रयोजनमूलक हिंदी की जिनका कि हमें ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन ये उम्मीद और आशा है कि दिन ब दिन जो हिंदी है वो प्रयोग में लाई जा रही है और उसका जो स्वरूप है उसमें भी धीरे धीरे सुधार किया जा रहा है, जिससे कि वो थोड़ी सरल और आसान हो जाए और हम उसे दैनिक जीवन में पूर्ण रूप से प्रयोग कर पाएँ।
तो ये आज का हमारा विषय था, जिसमें हमने जाना कि जो प्रयोजनमूलक हिंदी है उसका वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं और उसकी सीमाएं क्या हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप जब ये प्रश्न करेंगे तो इन पॉइंट को थोड़ा विस्तार से लिखेंगे, आप अपने नोट्स बना सकते हैं, जिससे कि आने वाले समय में आपको दिक्कत ना आए और आप अपने पेपर में इनको अच्छे से लिख पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।